belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. So hey guys, today I want to introduce Shweta, who chose Netherlands for her masters, and why you should choose studying in Netherlands over studying in any other country. But first, this video is sponsored by Skillshare, which has tons of resources from video editing to Photoshop to design to entrepreneurship to freelancing, and I will recommend all of you guys to check out this course on leadership and development on Skillshare, which can teach you about leadership and your freelancing abilities, which is really important for these top schools as well. And if you will use the link in the description below, you will get free 2 months trial if you are one of the first 1000 subscribers, and later on it's going to be very affordable as well. So definitely try it out, and the link will be in the description below. Hi Harnoor, and first of all thank you for having me on your channel today. So I'm Shweta and मैं basically नासिक से हूँ इंडिया. So मैंने मेरी बैचलर्स तक की पढ़ाई नासिक से ही की है and I did BSc in microbiology, and फिर मैं मास्टर्स के लिए पुणे गई. So I did MSc in microbiology from University of Pune. तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इम्यूनोलॉजी में, एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे की पढ़ाई एंड वांट टू स्टडी माय फर्दर रिसर्च इनटू इम्यूनोलॉजी. तो दैट टाइम मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रही थी, एंड इफ यू आर इनटू रिसर्च देन यू नीड रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से थी. तो मैंने सोचा दैट आई विल डू सम रिसर्च प्रोग्राम जो 1 या 2 years का होता है, जो मुझे रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस देगा, एंड देन आई कैन गेट इनटू इम्यूनोलॉजी. तो मैंने वैसे प्रोग्राम्स ढूंढना शुरू किया, एंड आई अप्लाइड टू यूएस, यूके, यूरोप, and then that's when I came across this program at Radboud University, and फिर I decided to go ahead with it. So it's a research program. It's like a research master's program in molecular mechanism of diseases. तो ये 2 years का प्रोग्राम है जिसमें हमें 7 months की 2 internships करने को मिलती है and 6 months का कोर्स वर्क होता है. So it just fitted right into my requirements कि चलो practical experience मिल जाएगा, 2 internships कर सकते हैं, and plus I got 100% scholarship for this. So I decided to go ahead with this program. And Wow. अभी मैं first year कर चुकी हूँ, and now I'll start my second year in just few days. Oh, that's amazing. And for STEM majors, बाकी सारे students US ही choose करते हैं because US में STEM का बहुत ज़्यादा scope है. STEM एक field बहुत ज़्यादा बड़ी है US में. Then why you chose Netherlands, and और कौन सी universities में आपने apply किया था? So मैंने अप्लाई करते वक्त तो यूके, यूएस और यूरोप तीनों जगह पे किया था. So when I was applying ना, मैं समर स्कूल्स भी देख रही थी साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया कि समर स्कूल्स भी होती है, एंड लकीली मुझे 2 समर स्कूल्स में अपॉर्चुनिटीज मिल गई. तो one was in University of Finland and other was in University like in the Netherlands at University of Groningen. तो मैंने सोचा चलो समर स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे उसके लिए भी स्कॉलरशिप मिली. सो आई थॉट लेट्स सीज द अपॉर्चुनिटी, जाके देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा है एजुकेशन यहाँ पे. सो व्हेन आई केम हियर टू द नेदरलैंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका एजुकेशन सिस्टम, एंड फिर उनका कल्चर, द वर्क लाइफ बैलेंस विच दे हैव इन द नेदरलैंड्स, एंड रिसर्च फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एडवांस्ड है नेदरलैंड्स में. सो अगर तुम रिसर्च करना चाहते हो, जैसे मैं रिसर्च में ही जाना चाहती हूँ, आई वांट टू परस्यू पीएचडी मेरे ये मास्टर्स के बाद, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मुझे रेलिवेंट रिसर्च करने को मिले. सो आई वेंट बाय द टॉपिक और द प्रोजेक्ट आई एम इंटरेस्टेड इन रादर देन चूजिंग अ कंट्री. सो मैं जब आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई वेंट बैक एंड आई मेड अप माई माइंड कि अब मैं नेदरलैंड्स में ही जाऊंगी. सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन द नेदरलैंड्स. बट मैंने अप्लाई करते वक्त यूके में मुझे मिला था नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में, जो 1 year का रिसर्च प्रोग्राम था, बट वहां पे मेरी सिर्फ ट्यूशन फीस कवर हो रही थी, लिविंग एक्सपेंसेस मुझे खुद करने थे. तो आई थॉट दैट ये फुल स्कॉलरशिप है तो ये बेटर ऑप्शन है, एंड मैंने देख लिया है, आई हैड एक्चुअली सीन इट, जो मैंने नेदरलैंड्स चूज किया. Wow. And whenever any student chooses Europe, the first is language barrier. तो आपको feel हुआ यहाँ पे कि किसी भी country में जाते हो, आपको अगर if you want to exceed someone's expectation, तो आपको उनकी language सीखनी पड़ती है communication के लिए, तो कोई barrier लगा आपको वहाँ पे? नहीं, नेदरलैंड्स में देयर वाज नो बैरियर बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश, एंड नेदरलैंड्स का ये है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, अनलाइक बाकी कंट्रीज में. जैसे आप जर्मनी में देखोगे तो कम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, बट नेदरलैंड्स में बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए बहुत इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है, एंड ये लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज वेरी हाई. आई मीन
all of them can just speak so fluent English कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी और कंट्री में हूँ. And if you're out somewhere, like जैसे आप बाहर जाते हो, and if you ask people that sorry I don't speak Dutch, can you please switch to English, and तो वो बहुत happily switch होते हैं, they are not like reluctant. So I have not had this experience, but मैंने मेरे friends से सुना है जब वो जो जर्मनी में है या फ्रांस में है, people are not really comfortable with switching to English, you know, like they prefer to speak in their own language. But यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, so they are very friendly and nice and बहुत अच्छे से English बोलते हैं, so वो problem तो कभी नहीं आई. Amazing. And now let's specifically talk about STEM. So in terms of engineering, you know, research, bio और math, ये सारी जो STEM की fields हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पे, you know, scope है अगर कोई student STEM में जाना चाहता है, and job opportunities हैं after completing your degree? Yeah. So, अगर हम स्कोप के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रियली वेरी हाई. एंड जो यूनिवर्सिटीज है नेदरलैंड्स में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट है, आइंडहोवन यूनिवर्सिटी है, फिर ट्वेंटे है, ये सारी यूनिवर्सिटीज दे आर नोन फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज, एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज बहुत एक्सीलेंट है. सो दे आर जस्ट नोन फॉर दोज कोर्सेज. एंड अगर तुम रिसर्च की बात करो, जैसे बायोमेडिकल रिसर्च ले लो या फिर मेडिसिन में ले लो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम है, ग्रोनिंगन है, रैडबाउड है जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत एडवांस फैसिलिटीज है, तो बहुत स्कोप है पढ़ने के हिसाब से. एंड प्लस लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, तो हम जैसे स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, सो इफ यू आर गुड इन इंग्लिश देन यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हो. एंड इफ यू टॉक स्कोप इन टर्म्स ऑफ लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि जब से ब्रेक्जिट हुआ तब से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच हैड देयर हेड ऑफिसेस इन यूके या फिर मेन ब्रांचेस यूके में थे, वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं यूरोप में. And most of them are preferring to come to Netherlands because first of all like major English speaking country है ये, and location बहुत अच्छा है Netherlands का. So अगर तुम geographic location देखोगे तो वो neighboring countries जो है European countries उससे बहुत accessible है, so you can easily travel and commute. इसलिए those companies are preferring that they have their offices at a central hub, you know. तो बहुत सारी companies अभी आई है यहाँ पे Netherlands में, and already major international companies are देयर इन नेदरलैंड्स. तो फिर उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन हो जाती है. एंड ऐसे नेदरलैंड्स को आई मीन कंट्री ऑफ स्टूडेंट्स बोला जाता है, लाइक बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू नेदरलैंड, स्पेशली यूरोपियन स्टूडेंट्स. तो क्या होता है, एवरी ईयर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास आउट, लॉट ऑफ फ्रेशर्स. तो अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है. सो इट्स रियली like you get good job opportunities after you complete your studies. And जैसे कि if you complete your studies, bachelor's or master's here in Netherlands, then you can extend your visa for 1 year to just search for job opportunities. तो जैसे अभी पढ़ाई हो गई तो वीजा एक्सपायर हो गया, घर पे चले जाओ, ऐसा नहीं है, तुम एक्सटेंड कर सकते हो, तुम वो 1 ईयर यूज कर सकते हो जॉब ढूंढने के लिए स्पेसिफिकली, या फिर तुम फिगर आउट कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें स्टडीज कंटिन्यू करनी है नेदरलैंड्स में ही. सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट नेदरलैंड्स, कि 1 साल देते हैं वो फिगर आउट करने के लिए तुम्हें. सो बहुत सारे मेरे बैचमेट्स है जो अभी डिसाइड कर रहे कि वो रुकेंगे एंड वो जॉब्स को एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज. तो उस हिसाब से अच्छा है. Wow, so that's amazing. Now let's talk about salaries. तो आपको क्या लगता है, is part-time salary and full-time salary sufficient to, you know, cover your fees? तो part-time salary जो आपको मिलती है, hourly कितना rate होता है, and are you able to pay your housing fees entirely with that salary? Yeah, so अगर तुम स्टूडेंट हो and if you want to work part time, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, if you're not from EU countries, that you need a work permit and you need a Dutch public health insurance. So to be able to work part time, you need these 2 things. And you can work 16 hours per week. If you want to work part time, then it's only 16 hours per week, and you can make up to 10 to 15 euros per hour. So उस हिसाब से you cannot cover all your expenses by working part time. You might be able to cover your living expenses, but not like your tuition fees in that sense, if we look into that sense. क्योंकि इतनी sufficient नहीं मिलती है कि तुम tuition fees भी cover करो, but living expenses निकल सकते हैं. तो जो ये है living है, cost of living है Netherlands की, it's not that high.
तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 900 to 1200 यूरोज पर मंथ लगते हैं. एंड Wow. इफ यू कैन मैनेज, लाइक अगर तुम मेरे जैसे थोड़े से हो कि नहीं ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, लेट्स सेव, so you can even manage up to 800 euros per month. So I get 900 euros per month and I easily end up saving 400, like 400 per month. So इतना ज्यादा नहीं है. And you can cover your like housing भी बहुत महंगा नहीं, student housings है. तो तुम अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो देन यू गेट ऑफर्ड इन वन ऑफ दी स्टूडेंट हाउसिंग्स एंड वहां का रेंट होता है लाइक अराउंड 300 to 500 यूरोज पर मंथ. एंड रोज का अगर तुम ये देखो जैसे खाने का खर्चा होता है, ग्रोसरीज, वो भी 100 to 150 यूरोज तक जाता है. सो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है तुम्हारा. सो उस मुकाबले यू गेट अ लॉट ऑफ मनी या स्कॉलरशिप टू कवर इट. सो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. सो दिस इज अबाउट पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम सैलरी. एंड अगर तुम फुल टाइम करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स और मास्टर्स, like immediately when you start, of course it depends on your education or profession, but you get anywhere between 2000 to 3000 euros per month पढ़ाई होते ही. एंड ऑफ कोर्स जैसे तुम अभी ग्रेजुअली एक्सपीरियंस गेन करते हो तो तुम्हारी सैलरी बढ़ते रहती है, बट 3000 euros per month is like pretty sufficient to survive here in the Netherlands. एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप नेदरलैंड्स या यूरोपियन कंट्रीज की एवरेज सैलरी देखो, इट इज बाय फार 30 to 40,000 यूरोस, और यू नो इवन जर्मनी की इतनी होती है. तो यू आर डेफिनेटली रीचिंग दैट, और एवरेज जितनी भी इकोनॉमी होती है उसके अकॉर्डिंग यू कैन like live in the best standards. But gradually अगर आप engineering majors के देखो, वहाँ उन salaries तो वो salaries तो definitely much better होंगी, right? Yeah, they are much better. So I know like monthly yearly salary जो है, अगर तुम एक engineering करके job करते हो, so it's somewhere between 50,000 euros per year. So I think it's more than enough. Absolutely. Taking into consideration the lifestyle here, it's more than enough for you. एंड यूरोप में प्रॉब्लम आती है कार खरीदने की. लाइक यू नो जर्मनी में लाइसेंस ही $1,000 के कुछ आसपास पड़ता है, 1,000 euros के आसपास. तो यू नो कैन यू बाय अ कार एंड प्रीटी मच लिव अ गुड लाइफस्टाइल देयर, और दैट्स आल्सो डिफिकल्ट इन नेदरलैंड्स? No, I think you can pretty much do that. Of course एकदम एक्सपेंसिव कार नहीं खरीद सकते हो, बेसिक से शुरुआत कर सकते हो, but you can do that. Oh, Yeah. wow, pretty cool. And now finally your scholarship journey. तो आप बताना कि do all universities in Netherlands give scholarship? तो और आपको scholarship कैसे मिली? सो बेसिकली अगर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है नेदरलैंड्स में, तो दो टाइप्स की हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स को. एक जो है जो नेदरलैंड गवर्नमेंट से मिलती है स्पेसिफिकली, एंड द अदर वन इज बाय द यूरोपियन यूनियन. तो ऐसे दो स्कॉलरशिप्स होते हैं, एंड देयर आर मेनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स. तो जैसे अब मेरी जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड थी, तो मेरी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप. सो आई डिड नॉट हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द स्कॉलरशिप. इट वाज अ पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, एंड देन they granted to top 5 students or something like that based on the application and all other requirements taken into consideration. तो अगर इंडियन स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी चेक करना है ना स्कॉलरशिप के लिए, सो दे कैन गो टू द वेबसाइट विच इज studyinholland.nl. सो ये वेबसाइट पे तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड. एंड नाउ लुकिंग इनटू द एप्लीकेशन, मुझे जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था तो मेरा पार्ट का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट था वो. सो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस दे आस्क्ड मी वेदर आई वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप. सो आई ऑब्वियसली सेड यस. एंड फिर वो होने के बाद तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं विच आर कॉमन फॉर ऑल स्कॉलरशिप्स, जैसे कि तुम्हारा ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट होता है, टॉफल के स्कोर्स लगते हैं, CV, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जिसे बोलते हैं. आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर था, बिकॉज जो ग्रेड्स होते हैं या टॉफल स्कोर्स होते हैं वो सेम हो सकते हैं, बट व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट, लाइक व्हाट मेक्स योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था कि व्हाई आई एम एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, व्हाई आई शुड गेट द स्कॉलरशिप. एंड फिर मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था जहाँ पे उन्होंने मुझे ऑफकोर्स स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे, बट वो ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखते हैं. लाइक मुझे याद है मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तुम 2 टीम मेंबर्स हो एंड हमने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है, तो अभी तुम्हारा टीम मेंबर जो है ही इज नॉट डूइंग वेल इन द ग्रुप, इट्स यू हु इज डूइंग ऑल द वर्क, सो व्हाट विल यू डू? whether you will go and complain about that person that ये काम नहीं कर रहा है, or whether you will keep on doing it. So like how you approach the situation, तुम कैसे respond करते हो, तुम्हारी personality क्या है, ये सब judge करते हैं, and then you get the scholarship.
एंड तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज चेक द वेबसाइट विच आई मेंशन्ड. उस पे सारे स्कॉलरशिप्स जो नेदरलैंड्स में स्टडी करने के लिए अवेलेबल है वो तुम कर सकते हो. एंड यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छे से देती है उनके वेबसाइट पे कि ये अवेलेबल है एंड तुम इनको अप्लाई कर सकते हो. Wow, So that's it's amazing. pretty. Yeah, that's pretty easy and amazing, and we will link all that details in the description below as well. Now, the most important step about application requirements. तो कौन सी stores आपने submit की थी? IELTS, TOEFL या फिर like GRE होता है US के लिए, तो आपने कौन सी की थी? Yeah, so like I said, मैं 2-3 countries के लिए अप्लाई कर रही थी, तो I had already started preparing for GRE and TOEFL. But जब मैंने ये कोर्स के लिए अप्लाई किया, I had to submit my TOEFL score and my grade transcripts, like grade cert, how much I've scored, and like justify all the courses which I had followed in masters. So मुझे सिर्फ उनको मेरा ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजना पड़ा, मुझे एक उनका हमारा जो सिलेबस होता है जब हम किसी कोर्स को एनरोल करते हैं तो हमें एक सिलेबस मिलता है, तो आई हैड टू सेंड देम द कोर्स सिलेबस एज वेल कि मैंने कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी सीखे हैं मेरे बैचलर्स और मास्टर्स में एंड वेदर दे आर रेलिवेंट टू व्हाट आई विल बी लर्निंग हियर, सो हाउ मच आई ऑलरेडी नो. तो मुझे एक पूरा कोर्स सिलेबस भी उनको भेजना पड़ा मेरे प्रीवियस मास्टर्स का. सो ये हो गया टॉफल के स्कोर्स, ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट हो गए, फिर ये कोर्स सिलेबस था. देन आई हैड टू राइट अ मोटिवेशन लेटर, वन फॉर माय स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एंड वन इन जनरल, लाइक व्हाई आई वांट टू स्टडी दिस कोर्स इन दैट यूनिवर्सिटी. ये एक एक्सप्लेनेशन देना था. या दैट्स प्रीटी मच इट. एंड सीवी ऑफ कोर्स. एंड GRE स्कूल के लिए रिक्वायर्ड था कि नहीं? नहीं, मेरे कोर्स के लिए GRE के ये स्कोर्स नहीं लगे मेरे प्रोग्राम के लिए. Wow. So in terms of मतलब application process में भी competition कम है because US UK में GRE कारण they filter out कि इस score से कम है तो कभी accept नहीं करते. Yes, तो getting is I cannot say pretty easy, but you don't need GRE scores. तो तुम्हारी एक एग्जाम तो भी कम हो जाती है. But I'm just talking about my course या फिर biomedical के courses के respect में. But कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज की बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें GRE स्कोर्स लगते हैं. तो आई वुड रेकमेंड दैट यू ऑलवेज गो एंड चेक द वेबसाइट फॉर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर योर कोर्स. क्योंकि मुझे नहीं लगा, बट इट्स पॉसिबल दैट योर कोर्स नीड्स GRE. बट जैसे यूएस में होता है ना कि इट्स मैंडेटरी नो matter which course you are applying. ये ऐसे यहाँ पे नहीं है. It varies according to the course. And now what will be some of the final tips you would like to give out to the prospective students? Yeah, so firstly, I think हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं जब हमें बोला जाता है कि हमें अब्रॉड जाना है पढ़ाई के लिए. सो आई वुड रेकमेंड कि अर्ली प्रिपेयर करना शुरू कर दो. टाइमलाइन बना लो कि मुझे जाना है. एटलीस्ट 18 मंथ्स पहले प्रिपेयर करो. एग्जाम्स के लिए स्टडी करना शुरू कर दो. डेडलाइन पे ध्यान रखो. सो रश नहीं होता है. सो आई वुड रेकमेंड दैट पहले बात तो start preparing early, start looking for scholarships early because deadlines होती है. तो ऐसा ना हो कि you miss out on some deadline. That's why I'm saying that make a timeline so that you can keep track and follow each of your activities and you don't miss out on anything or any opportunity just because you could not be there on time. And उसके अलावा if you're coming here and if you're looking for jobs here in the Netherlands or for that matter in Europe itself, then I would recommend that you update your LinkedIn profile. So it's very important. These people take LinkedIn profiles very seriously and they stress a lot on having a good LinkedIn profile. So keep it updated and also make some good connections on LinkedIn. जैसे इंडिया में we don't commonly use LinkedIn. At least job applications के लिए नहीं use करते हैं हम LinkedIn. But यहाँ पे if you want to look for jobs, then you can easily apply through LinkedIn. And most of the companies या फिर universities उनके पास जो PhD opportunities है या फिर जो भी है उसकी सारी information LinkedIn पे डालते हैं. So you can easily search through LinkedIn. You can easily apply through LinkedIn. And अगर तुम किसी company में interested हो, so you can message them through LinkedIn and ask them if they have some vacancies open. So if they are interested, then they come and look at your LinkedIn profile, and if they find it that you are a suitable candidate, then they can recruit you. So I would suggest that if you're looking for jobs, then have a good LinkedIn profile. Amazing. So thank you so much, Shweta, for sharing your valuable information. I will recommend all the students to check out your channel for more information about Netherlands and life in Netherlands. Thank you. Thank you so much for having me. Perfect.